ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल लोकसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पास होने के बाद संसद से ये विधेयक पास हो गया है और हम जानते ही हैं कि 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करके कुछ नए प्रावधान इस विधेयक में जोड़े गए हैं। तो आज हम इसी विधेयक के हवाले से कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। मुर्तजा साहब, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस विधेयक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और 1952 में जो हमारे पास सिनेमेटोग्राफ एक्ट के जो प्रावधान थे उसमें लंबे समय से हम देख रहे थे कि बदलाव की एक मांग हो रही थी, तो वो क्यों बदलाव की मांग हो रही थी और ये विधेयक क्यों आया? सबसे पहले तो मैं नए विधेयक का स्वागत करना चाहूंगा। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को, उनकी पूरी टीम को। बधाई के पात्र हैं सभी लोग। देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है ये कॉलोनियल टाइम से हमारे साथ रहा है और 1952 में इसका संशोधन किया था तो 1952 के नाम से ये जाना जा रहा था। पर तकरीबन अब हम अमृत वर्ष की बात कर रहे हैं, 75 साल हमारी आजादी को हो गए हैं। तो ये जो कानून है, जो ये लॉज हैं, इन्होंने कभी पिछले कुछ वक्त में जो बदलाव आए हैं, जो जरूरी तकनीकी बदलाव की बात करें या जो मीडियम में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको उस तरह से अपने सांचे में नहीं डाल पाया। इसलिए इसकी जरूरत थी इसके बदलाव की और बहुत वक्त से मांग हो रही थी। श्याम बेनेगल की कमेटी भी बिठाई गई थी इस पे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी लगातार बोल रहे थे कि बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। तो इसीलिए मैं इन सबको बधाई का पात्र मानता हूं कि जिस तरह के बदलाव किए गए हैं वो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है और बहुत ही ज्यादा जरूरत थी इनकी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कैसे ये हमारी इंडस्ट्री को शेप अप करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमें अक्सर बताया भी है कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जैसा कि माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। तो ये जो कल रिमार्केबल और ग्राउंड ब्रेकिंग ये जो चेंज हुआ है और जो ये नया एक्ट अमेंडमेंट होके आया है, ये आई थिंक इसका एक स्ट्रांग बुनियाद रखेगा। ये जो आगे हम इस पे बढ़ने वाले हैं और इंडियन सिनेमा जो भारत को आगे लेके जाएगा विश्व में और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कॉर्नरस्टोन मानूंगा मैं, ये जो बदलाव आया है। हम अगर इसके एक एक करके प्रावधानों पर बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की भूमिका के बारे में इसमें बड़े प्रावधान हैं। इस बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें। देखिए, सबसे अहम और मुख्य बात जो है वो है पायरेसी को लेकर। आपको पता होगा कि हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है हमारी इंडस्ट्री को पायरेसी की वजह से। तो दो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो हैं, पहला तो ये अमेंडमेंट है कि कोई भी इलीगल अनऑथराइज रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई भी इलीगल अनऑथराइज टेलीकास्ट नहीं होगा और अगर होगा तो उस पर फाइन की प्रोविजन है। जो फाइन जो है वो इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। साथ ही साथ अगर अबेटमेंट की कोशिश की जाती है तो भी आप उस फाइन के लिए और उस पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा डेटरेंट आया है। और जो पायरेसी हम देखते रहे अलग अलग तरह से रिकॉर्डिंग के तौर पे, टेलीकास्ट के तौर पे, बहुत सारा नुकसान होता रहता है हमारे इंडस्ट्री का। और मैं इंडस्ट्री की जब बात करूं तो मैं नॉर्थ की भी बात कर रहा हूं, साउथ की भी बात कर रहा हूं, रीजनल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। पायरेसी हर तरह की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन लेके आई गई है कि अब आपको 3 महीने से 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपको पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये आई थिंक एक बहुत स्ट्रांग डेटरेंट है और इसको मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हाईलाइट भी किया गया है कि ये एक बहुत बड़ी प्रोविजन है। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी प्रोविजन है जिसका मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा वो है कि जो एज रिलेटेड सेगमेंट जो होता है, यानी कि यूए कैटेगरी जो है, एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी हो गई जिसको यू के नाम से जाना जाता है। यूए कैटेगरी में अभी तक के 12 साल से जो कम वर्ष के बच्चे थे उनके लिए पेरेंटल गाइडेंस अनिवार्य थी। अब इस कैटेगरी को इन्होंने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+। अब आपको ये समझना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बहुत नए नए तरह का कंटेंट आ गया है। कुछ कंटेंट एजुकेशनल है, कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ कंटेंट ऐसी चीजों पर है जिसकी एजुकेशन हमें सर्टेन एज पे बच्चों को देनी पड़ेगी। तो क्योंकि यूए 12 कैटेगरी थी तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहे थे उसको हम। अब ये जो डिवीजन आई है यूए 7+, 13+, 16+, तो एज के हिसाब से अब आप कंटेंट को उस पर्टिकुलर एज ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म पायरेसी को लेकर आपने बात की तो इसमें क्लॉज 6AA जिसमें कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के प्रोहिबिशन की बात कही है और क्लॉज 6AB जिसमें कि पेनल्टी की बात की गई है अगर व्यक्तिगत रूप से कोई पायरेसी वाली फिल्म देखता है या उसको प्रचारित करता है।
तो ऐसे में आप जो पहले का समय था उससे अब इस मामले में कितना बड़ा बदलाव देखेंगे? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को या जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उसको बहुत बड़ा नुकसान होता था। एक आंकड़ा है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक सालाना नुकसान फिल्म इंडस्ट्रीज को झेलना पड़ता था। तो इस पायरेसी की समस्या से निपटने में इससे कैसे मदद मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ा तो मैंने जैसे आपको बताया कि डेटरेंट का रोल प्ले करेगी। जब एक स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा रूल आता है तो उससे एक डेटरेंट का काम होता है। अब सबको पता चल गया है कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट और सीबीएफसी जो है वो ऑथोराइज है इस तरह की पनिशमेंट और फाइन्स इम्पोज करने के लिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज ये होगी कि लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा इस तरह की चीज करने का, और सिर्फ यहाँ पे करने वाले के लिए नहीं, जो करने की कोशिश कर रहा है या उसको करने में सहायता यानी कि अबेटमेंट में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी सजा और फाइन का प्रोविजन है। तो ये एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है कि जो कर रहा है सिर्फ वही नहीं, जो करने में मदद कर रहा है वो भी। तो यानी कि कई बार हमने देखा सिनेमा हॉल या सिनेमा हॉल का स्टाफ या हमने देखा इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की चीजों में। अक्सर हमने सीबीएफसी से भी हमने कई बार लीक होता देखा है कंटेंट। तो अब सब लोग इसके घेरे में आ गए हैं। तो जो कर रहा है, जो करवा रहा है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हर कोई इसके घेरे में आ रहा है। पनिशमेंट भी है, फाइन भी है। तो ये दोनों चीजें जो है, और जिस तरह से घेरा बड़ा हुआ है, पहले लोग बच जाते थे ये कह के कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन अब अबेटमेंट भी आ गई है। कोशिश भी अगर आप करेंगे इस तरह की तो उसमें भी आप इसके घेरे में आ रहे हैं। तो इसका घेरा बड़ा हो गया है, दायरा बड़ा हो गया है। और अब क्योंकि सीबीएसई के पास क्लियर मैंडेट भी है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट के वे में वो इसको इम्पोज भी कर सकते हैं। मुर्तजा साहब, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है, उसके बारे में भी इसमें कुछ प्रावधान है। जैसे सीबीएफसी के जो सर्टिफिकेशन का विस्तार है, जैसे हम देखते थे कि हर 10 साल में रिन्यूएबल की एक प्रक्रिया आवश्यक थी, अब उसको बढ़ाकर इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या थी और जब इस जटिलता को लचीला बनाया गया है उससे किस तरह से फायदा होगा? पहले क्या होता था कि जब भी आप एक फिल्म को सर्टिफाई करवाते थे तो ऑल इंडिया वो 10 साल के लिए उसकी मान्यता रहती थी और उसको आपको फिर बाद में दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता था। पर आई थिंक ये बहुत फ्यूटाइल प्रोसेस है, क्योंकि एक फिल्म को जब आपने पूरे उस प्रोसेस से गुजार लिया, वो फिल्म देखी, पूरी बोर्ड ने देखी और फिल्म को सर्टिफिकेशन मिल गया, तो उसके बाद 10 साल दोबारा उसको रिन्यू करवाने का कुछ मतलब ज्यादा समझ नहीं आता था। तो इसको बहुत समय से मांग हो रही थी कि इसको लाइफ टाइम इसकी जो वैधता है वो कर देनी चाहिए। और आई थिंक ये बहुत अच्छे वे में आगे बढ़े हैं इस चीज को लेके। अब क्योंकि इन्होंने लाइफ टाइम वैलिड कर दिया, तो एक बार एक फिल्म सर्टिफाई हो जाती है तो पूरे भारतवर्ष के लिए लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगी उसकी सर्टिफिकेशन। और एक और जो इसके साथ एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन आई है वो ये आई है कि जैसे आपको पता होगा कि जो फिल्म एडल्ट कैटेगरी में होती है, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में जो फिल्म नहीं होती, उनका टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट में बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके पेश है। तो वहां पे एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन आई है कि री एडिटिंग अब अलाउड है। अगर कोई इंसान री एडिट करके फिल्म रीसर्टिफाई करवाना चाहता है फॉर टेलीविजन, फॉर ओटीटी या किसी भी मीडिया के लिए, तो वो प्रोविजन भी अब सीबीएफसी के पास आ गई है जो पहले नहीं थी। तो मान लीजिए आपकी फिल्म है, एडल्ट कैटेगरी में है, टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, आप उसमें कुछ सीन कटवा के री एडिट करवा के रीसर्टिफाई करवा सकते हैं, और अब रीसर्टिफाई होने के बाद वो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो सकती है या किसी और मीडिया पे ब्रॉडकास्ट हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संशोधन है जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। अगर सिनेमेटोग्राफी एक्ट, अब ये नया एक्ट बनकर हमारे सामने आएगा जो अभी बिल है, तो उसमें जो फिल्मों का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर क्या बड़े आप बदलाव आने वाले समय में देख रहे हैं? अगर ये विधेयक लागू होता है, जो पहले अड़चने आती थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो किस हद तक समाप्त होंगी? सबसे बड़ा तो ये है कि चीजें अब जो है थोड़ा क्लियर हो गई हैं। पहले क्लैरिटी को लेके बहुत इश्यू होता था और अक्सर इंडस्ट्री से मांगे उठती थी कि कुछ चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई है अकाउंटेबिलिटी की, कि पायरेसी अगर हो रही है तो आपको पता है कि सीबीएफसी ने क्लियर गाइडलाइंस बनाई हैं और उसके तहत आप उसमें आगे जाके लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हो गई। प्लस जहां तक हम सर्टिफिकेशन की एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें, उसमें भी बहुत क्लैरिटी हो गई। अब आपको पता है कौन सा कंटेंट यूए है, कौन सा कंटेंट जो है यूए 7+ है, कौन सा कंटेंट यूए 13+ है, कौन सा कंटेंट यूए 16+ है। तो जो फिल्म मेकर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो अपने कंटेंट को भी इसके हिसाब से बनाएंगे। उनको पता है हमारी टारगेटेड ऑडियंस, मान लीजिए अगर बच्चों की नहीं फिल्म बनाई जा रही है, चिल्ड्रन फिल्म, तो वो उस तरह से उसको मॉडल करके रखेंगे। और जब वो अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेशन के लिए, तभी उनके पास क्लियर डिमार्केशन अब अवेलेबल हैं कि उनको यूए के लिए अप्लाई करना है, 7+ के लिए अप्लाई करना है, 13+ के लिए अप्लाई करना है, 16+ के लिए अप्लाई करना है। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फिल्म है जो यूए 13+ के लिए मान लीजिए अप्रूव हो गई है और बाद में उसका जो फिल्म मेकर है वो चाहता है कि ये फिल्म जो है टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हो और उसको अनरिस्ट्रिक्टेड में लेके आना चाहता है, तो सीबीएफसी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे कंटेंट को आप रीसर्टिफाई कर दीजिए।
कुछ पर्टिकुलर सीन्स और सीक्वेंसेस जो हैं उसमें से काटे जा सकते हैं और सीबीएफसी उसको रीसर्टिफाई कर सकता है, और जो रीसर्टिफाइड फिल्म है उसको आप टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या किसी और मीडियम पे बच्चों के लिए, मान लीजिए स्कूल में आपको उसको स्क्रीनिंग करनी है, एक दूसरे एज ग्रुप के लिए स्क्रीनिंग करनी है, तो वो चीज बहुत आसान हो गई है यहाँ पे। तो आपको कुल मिला के देखिए प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है। जो 70 साल से एक कॉलोनियल हैंगओवर चला जा रहा था उससे हम बाहर निकले हैं, और अब हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो भारत के सिनेमा को आगे लेके जाएगा। अगले अगर हम 30-40 वर्षों की बात करें, अगर हम 2050 तक के लिए बात करें, आई थिंक ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये बहुत मॉडर्न है उस वे में, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी आप देखिए सिनेमा का एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल रहा है, पर कुछ पर्टिकुलर तरह का सिनेमा आप नहीं दिखा सकते थे बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन। पर अब जब एज बेसिस डिमार्केशन हो गया है तो बहुत आसानी से आप उस पर्टिकुलर सिनेमा को टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं। आपने कैटेगरीज की बात की, इसमें हम यूए कैटेगरी और ए कैटेगरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक एस कैटेगरी भी है, इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं जहां तक समझ रहा हूँ ये स्पेशल कैटेगरी है, और ये कैटेगरी क्या है और इसको लेकर कुछ प्रावधान है तो वो भी बताएं। एस कैटेगरी का क्या रहता है कि दिस इज डायरेक्टेड एट पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल एक फिल्म है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, तो इंजीनियर स्पेसिफिक एस उसकी कैटेगराइजेशन रहेगी, या एक फिल्म है जो डॉक्टर्स के लिए सिर्फ बनी है तो डॉक्टर स्पेसिफिक उसकी कैटेगराइजेशन रहेगी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, किसी प्रोफेशनल स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर उसकी कैटेगरी डिसाइड की गई है, तो सिर्फ उस सेगमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंटेशन है जो कि आई थिंक हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन, बिकॉज इससे डिमार्केशन बहुत अच्छी तरह से हो जाती है कि एक सर्टिफिकेट मिल जाता है फिल्म को कि ये फिल्म जो है इस तबके के लिए ही बनाई गई है, इस प्रोफेशन के लिए बनाई गई है, इस क्वालिफिकेशन के लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। तो आई थिंक इससे बहुत चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। एक फिल्म है जिसमें आपने बहुत मेडिकल जार्गन्स यूज किए हैं या बहुत ही टेक्निकल जार्गन्स यूज किए हैं, तो उस फिल्म को आप उसी ऑडियंस को दिखाएंगे तो उससे क्लियरली स्पेसिफाई हो जाता है दैट दिस फिल्म इज सर्टिफाइड टू बी शोन टू अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोफेशनल्स। So that is why the S category. तो जो अन्य देशों की फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, क्या इस नए एक्ट बनने के बाद जो भारत में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको लेकर भी कुछ माहौल बेहतर मिलेगा इस नए अधिनियम के आने के बाद? मेरा मानना है कि जो अभी तक फिल्में बाहर से आती गई हैं उसमें हमने अक्सर देखा है कि कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं। कुछ फिल्म में कट्स अगर इम्पोज किए जाते हैं या कुछ कट्स नहीं इम्पोज किए जाते तब भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तो ये जो अब हमने एज वाला सेगमेंट की जो हमने विस्तार किया है, अब हमने इसको सब डिविजन्स में लेके आ गए हैं, तो आई थिंक जो फॉरेन कंटेंट है वो हमेशा से आप देखेंगे, अगर अमेरिका की बात करें तो PG-13 और उस तरह से वो डिवाइडेड रहता है, एक सब एज की क्लासिफिकेशन रहती है। ऑफ कोर्स R रेटेड होता है, फिर PG-13 और उस तरह से एज वाइज उसकी सब सेगमेंटेशन होती रही है हमेशा से। लेकिन जब वो कंटेंट इंडिया आता था तो आपके पास सिर्फ UA-12 की कैटेगरी थी, तो आप उसको कहाँ डालेंगे? मान लीजिए एक ऐसी फिल्म है जो आपको लगता है कि 14-15 साल के बच्चों के लिए आप दिखा सकते हैं, पर आपके पास तो सिर्फ UA-12 की कैटेगरी थी, तो आप 12 साल या 12 साल से कम आप उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। तो आपको यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि कोई फिल्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स में इसको मैंडेटरी बनाया गया है, और अक्सर हमने देखा है कि ये सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बुक्स में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो प्लान किया है। CBSE की टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें उस तरह से है। लेकिन अब आप वही फिल्म लेके आते तो आपके पास एक ही कैटेगरी थी, UA-12, या फिर आपको उसके नीचे या उसके ऊपर, पर अब आपके पास सब क्लासिफिकेशन है, UA-16+ भी है। तो 16+ यानी कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं जो 12th क्लास में हैं या 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी फिल्म जो स्पेसिफिक टू देयर एज ग्रुप है, तो वो फिल्म आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। तो हॉलीवुड में हमने अक्सर देखा है टीन एज एडल्ट कॉमेडीज बनती हैं, पर जब वो इंडिया में आती हैं तो आपको सीधा उसको एक कैटेगरी में डालना पड़ता था, जबकि वो बनी है टीनेजर्स के लिए। तो 16-17 साल के बच्चे देख ही नहीं पा रहे थे उस फिल्म को, क्योंकि वो A रेटेड सीधा में चली गई। लेकिन अभी जो नई क्लासिफिकेशन आई है इसके थ्रू आप उसको सीधा 16+ में डालेंगे तो टीनेजर्स भी देख पाएंगे, और अगर कोई ऐसी फिल्म है जो एडल्ट कैटेगरी में है तो आप डायरेक्टली उसको एडल्ट कैटेगरी में जैसे पहले डालते थे वैसे डाल देंगे। तो ये एक बहुत एडवांटेज है। अब हमारे पास जो सब कैटेगराइजेशन हुई है उससे आप टारगेटेड वे में बच्चों को, यानी कि जो टीनेजर्स हैं या अर्ली टीनेजर्स हैं, उसको आप बड़े अच्छी तरह से उस ऑडियंस बेस को कैटर कर सकते हैं, जो पहले थोड़ा मुश्किल था। बहुत बहुत धन्यवाद मुर्तजा अली खान साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी और अपने बहुत अहम विचार हमारे सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।